हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। ये इस लेक्चर सीरीज का है लेक्चर नंबर 4 और आज की क्लास में हमें बात करनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू और वेरिएंस के बारे में। एक्सपेक्टेशन वैल्यू और वेरिएंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर और आपको ये दो शब्द आपको बार बार क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट हर जगह मिलेंगे। इवन आप जब न्यूमेरिकल्स करते हो तो भी ऐसा नहीं होता कि आपको एक वेव फंक्शन दे दिया और आपसे बोला जाएगा कि इसको नॉर्मलाइज करो, इतना सा नहीं आता। उसमें स्टेप्स होते हैं कि पहला स्टेप आ गया कि आपको नॉर्मलाइज करना है किसी वेव फंक्शन को, फिर आपसे बोला जाएगा कि इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि साई आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको साई दे रखा है, ओके। और आपसे बोला गया है कि इसका ए की वैल्यू निकालो, कितनी होगी, ठीक है। और आपको ये भी बोला हुआ है कि जो आपका एक्स है वो माइनस ए से प्लस ए तक के बीच में है, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा कि ए निकालो, तो ये तो हम निकाल चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा था नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तो हम ये निकालना सीख चुके हैं। पर आपसे साथ में, ये तो पहला पार्ट होगा क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट आपसे ये भी बोला जा सकता है कि आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो एक्स की, या आपसे बोला जा सकता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो एक्स स्क्वायर की। तो आप ये सब चीज़ें कैसे निकालोगे, ये होता क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता क्या है। मान लीजिए, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी शुरू कर रहा हूँ, फिर हम चीज़ों को डिटेल से करना शुरू करेंगे, ओके। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का वेव फंक्शन आपको गिवन है और आपसे बोला गया है कि बताओ एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा। तो आप याद रखो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप एक अकेले सिस्टम से नहीं निकालोगे, आप उसके जैसे आइडेंटिकल कई सारे सिस्टम्स बनाओगे। आइडेंटिकल आपने मान लो करीबन 100 सिस्टम बना लिए, फिर आप हर एक में पोजीशन मेजर करोगे और फिर उन सारी पोजीशंस का आप एवरेज निकालोगे। तो जब आप उन सब का एवरेज निकाल दोगे, वो होता है पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसी तरीके से आप मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हो और बाकी सारी चीज़ों का। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर आने से पहले या फिर वेरिएंस पर आने से पहले, वेरिएंस भी मैं आपको अभी लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे कोई ग्राफ है तो ग्राफ में फैलाव कितना है, ये वेरिएंस बताएगा, ओके। वेरिएंस आपको स्प्रेड बताएगा कि आपकी जो वैल्यूज हैं, अलग अलग वैल्यूज जितनी भी हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से कितना दूर है। इस तरीके से आपको एक सेंस मिलेगा, मतलब आपको एक स्प्रेड मिलेगा किसी ग्राफ का कि कितना ज़्यादा स्प्रेड है। जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त किसी चीज़ की कैलकुलेशन करता है और ग्राफ बनाता है इस तरीके से। आप किसी चीज़ की कैलकुलेशन करते हो और आप उसी चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हो, ओके। और आपका जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। तो आपके लिए आपका ग्राफ, ये डॉटेड वाला जो है ये आपका ग्राफ है, तो आपका ग्राफ मोर एक्यूरेट कहलाएगा क्योंकि उसमें स्प्रेड कम है। आपके दोस्त का ग्राफ थोड़ा कम एक्यूरेट कहलाएगा आपके ग्राफ के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका स्प्रेड ज़्यादा है। तो ये जो स्प्रेड होता है ये हमें वेरिएंस बताएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या बताता है, जिस भी चीज़ की आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हो वो दरअसल एवरेज बताता है अगर हम सेंस में बात करें, और वेरिएंस आपको स्प्रेड बताता है। अब इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए, अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है हम एक स्टेप पीछे जाएं, यानी कि हम प्रोबेबिलिटी से शुरू करें। प्रोबेबिलिटी से शुरू करने का फ़ायदा यह है कि हमें एक तो रिवीजन हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी में हम किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं वो आ जाएगा और हम मैथमेटिकली क्वेश्चंस कर पाएंगे बहुत आसानी से, ओके। तो प्रोबेबिलिटी से शुरुआत करते हैं हम इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए। तो ये हमारा गोल है, शुरुआत हम प्रोबेबिलिटी से करेंगे। अगर आपसे कोई बोलता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे कि जब आप किसी चीज़ के चांस को, ठीक है, कोई एक, जैसे आप डाई रोल कर रहे हो या 2 डाई रोल कर रहे हो तो फिर 1 आने का, दोनों में 1 आ जाए, इस बात के क्या चांसेस हैं। तो ये चांसेस को, जब आप चांस को नंबर में डिफाइन करते हो, नंबर में एक्सप्रेस करते हो चांस को, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास, आप एक क्लास में गए हो, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं और उस क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट के पास कुछ नंबर ऑफ पेन्स हैं, ओके, पेन। अब मान लीजिए 2 बच्चों के पास 3 पेन हैं और 3 बच्चों के पास 8 पेन हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसके पास 10 पेन हैं, ओके, और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 2 पेन हैं, और मान लीजिए कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक पेन है। तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि 5 बच्चों के पास टोटल 1 पेन है, ऐसा कैसे हो सकता है। 5 बच्चों के पास, हर एक बच्चे के पास एक पेन है। 5 बच्चों के पास 1 पेन है, 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 2 पेन हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसके पास, एक अकेले के पास 10 पेन है, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 8 पेन है, और इसी तरीके से सो ऑन सो फोर्थ, ओके। अब ये जो मैंने डेटा दिया है, क्या ऐसा हो सकता है किसी बच्चे के पास आधा पेन है या 1.25 पेन है
या पौने 2 पेन है, इस तरीके से तो किसी बच्चे के पास नहीं हो सकता। तो ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट है बट आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि पेन कितने भी हो सकते हैं पर वो काउंटेबल हैं। और 2 नंबर के बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तीसरा नंबर भी आ जाए। जैसे मान लो किसी कमरे के अंदर इंसान कितने हैं, तो आप इंसान अगर काउंट कर रहे हो तो 1 2 3 इस तरीके से हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई 1.25 इंसान है, 1.5 इंसान है या पौने 2 इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो डिस्क्रीट होता है। तो प्रोबेबिलिटी आप 2 तरह के रैंडम वेरिएबल्स के लिए बात करते हो, एक बात करते हो आप डिस्क्रीट के लिए और एक बात करते हो आप कॉन्टिन्यूस के लिए। ओके, तो ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, हमारा गोल कॉन्टिन्यूस पे आना है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप पार्टिकल की पोजीशन निकाल रहे हो, पोजीशन कहीं भी हो सकती है। पोजीशन 1 मीटर पे भी हो सकती है, पोजीशन 2 मीटर पे भी हो सकती है और इनके इन बिटवीन भी कहीं भी हो सकती है ना। 1.1 पे भी हो सकती है, पोजीशन हो सकता है 1.1 पे हो और पोजीशन हो सकता है 1.2 पे हो। तो क्या इनके इन बिटवीन कोई नंबर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। 1.09 ये इन दोनों के बीच में है और ऐसे कई सारे नंबर हैं। तो ये सब कॉन्टिन्यूस डेटा है। तो आप जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात कर रहे हो या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के पोजीशन की बात कर रहे हो, आप क्वांटम लेवल पर हो, तो आप पोजीशन अगर निकाल रहे हो तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस में कई सारे आते हैं। ओके, कॉन्टिन्यूस पे अभी हम दोबारा चर्चा करेंगे। फिलहाल डिस्क्रीट देख लो। डिस्क्रीट में क्या होता है कि काउंटेबल है और इस तरह का डेटा है, आप अलग अलग बात कर सकते हो। डिस्क्रीट में एक बात याद रखना, जब आप चीजों को जोड़ते हो डिस्क्रीट में तो आप समेशन का निशान लगाते हो। ओके, और कॉन्टिन्यूस में जब आप जोड़ते हो तो आपको याद होगा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर पढ़ी है तो आप कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो वहां पर आप इंटीग्रेशन लगाते हो। आएंगे कॉन्टिन्यूस पे बाद में आएंगे, फिलहाल इसको देखते हैं हम। तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का डेटा गिवन है। ओके, अब आपसे कोई बोलता है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 पेन वाले स्टूडेंट्स के आने की। अगर आप रूम में जाते हो और आप रैंडमली किसी स्टूडेंट को उठाते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास होंगे 3 पेन, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालोगे, आप करो SP आने के। SP का मतलब है कि P पेन मिलने के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि S3, तो इसका मतलब है कि 3 पेन के कितने स्टूडेंट हैं, ये हो गए 2। इसी तरीके से S8, 8 पेन्स अगर आप रैंडमली उठाते हो तो 8 पेन वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 पेन हैं। ये है इस बात का मतलब। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो SP, तो P पेन वाले कितने स्टूडेंट हैं, ये हुआ मतलब। और अगर आप इसका समेशन कर दो, P की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिट तक सारे ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये चीज आपको देगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी कितना आसान है निकालना। अब आपसे अगर कोई बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो 3 पेन की, तो 3 पेन की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे आप। 3 पेन की प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी कोई P पेन आने की, ये ऑकवर्ड लग रहा है, ऐसे लिख देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का निशान है। प्रोबेबिलिटी P आने की, यानी P का मतलब है नंबर ऑफ पेन, या ऐसा करते हैं 3 लिखते हैं। तो बताओ 3 पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 3 पेन वाले स्टूडेंट कितने हैं, S3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये क्योंकि मुझे बार बार लिखना है तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कैपिटल S से दिखा देता हूँ सिर्फ। तो कैपिटल S का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पेन, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन, ठीक है। और आप ये बात भी जानते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी वो 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ, या मैं P पेन के लिए लिखूँ इसको, 3 हटा करके अगर मैं P कर दूँ तो कोई भी नंबर ऑफ पेन के लिए हो जाएगा ये, तो यहाँ भी P कर दो। तो अब अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो आप समेशन कर दो, समेशन प्रोबेबिलिटी P पेन आने की, P इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ भी समेशन लग जाएगा, समेशन P इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी S ऑफ P डिवाइडेड बाय S। अच्छा, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो है, और नीचे भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कट गया और आंसर कितना आया, 1। तो इस तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा 1 होती है। तो ये बात भी यहाँ से क्लियर हो गई। यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई, आप बताओ आपका इंट्यूशन क्या कहता है कि अगर आप रैंडमली उठाते हो, आप गए किसी कमरे में, आपने रैंडमली बच्चे उठाए, कोई एक बच्चा उठाया आपने, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी। एक पेन वाले 5 स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट एक पेन वाले हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी कितनी, SP बाय S। यानी अगर आप 1 पेन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ दैट नंबर ऑफ पेन्स, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर 5, 10, 15।
तो 5/15 दैट इज 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 पेन इफ वी रैंडमली पिक 1 स्टूडेंट आउट ऑफ दिस क्लास। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 1 पेन आने की, और ये क्लियरली ज़्यादा है, बाकियों से सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी इस प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ वट एवर इवेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल। अब आते हैं हम अपने काम की बात पे, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आप एवरेज कर दो। जैसे आप कोई गाड़ी लेकर के गए, आप 10 किलोमीटर तक चले 10 की रफ्तार से, फिर अगले 10 किलोमीटर चले आप 20 की रफ्तार से, तो आप क्या करोगे कि टोटल आपकी रफ्तार कितनी है, दोनों को प्लस कर दो, 10 और 20 दोनों को प्लस करा 30 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो आप यहां पर जब आप एवरेज की बात करोगे तो करते हैं, चलो एवरेज। ओके, एवरेज कैसे निकालते हैं? देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू यही है आपका एवरेज। इसी को ही आप मीन भी बोलते हो, पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू शब्द इस्तेमाल करते हैं। डिनोट किया जाता है आप इसको इस तरीके से, आप यहां पर कोई भी चीज लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने x लिख दिया, तो x यानी कि अगर आप x का मतलब पोजीशन बोल रहे हो तो आप पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हो। अगर आप p लिख दो, मान लो p से आप मोमेंटम बोल रहे हो, तो ये मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा। हम यहाँ नंबर ऑफ पेन्स की बात कर रहे हैं, तो पेन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, अब आपको एवरेज अगर निकालना है पेन का, कि हर स्टूडेंट के पास ऑन एन एवरेज इतने पेन है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको टोटल नंबर ऑफ पेन चाहिए और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो आपको एवरेज मिल जाएगा कि हर बच्चे के पास जी ऑन एन एवरेज इतना पेन है, ऑल्दो नहीं है बट ऑन एन एवरेज। तो आपको क्या चाहिए, अगर आपको पेन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि एवरेज निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ पेन चाहिए। अब आप टोटल नंबर ऑफ पेन कैसे निकालोगे? देखो, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो दो बच्चे हैं जिनके पास 3 पेन है, तो 2 बच्चों के टोटल पेन हुए 6, यानी मल्टीप्लाई करा आपने। 3 बच्चों के पास 8 पेन है तीनों के पास, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हुए, 8 3 24। तो इस तरीके से आपको टोटल चाहिए, तो आप कर क्या रहे हो, आप नंबर ऑफ पेन की मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके रेस्पेक्टिव टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, है ना। तो यानी कि मैं p की मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ पेन की मल्टीप्लाई कर रहा हूं उस पेन वाले स्टूडेंट कितने हैं उनसे, तो ये मुझे पहला सेट मिलेगा जो भी मैं p की वैल्यू डालूंगा। इसी तरीके से अगला 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 ऐसे, और मैं सबको क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, और p इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये मुझे मिला टोटल नंबर ऑफ पेन, एंड नाउ टोटल नंबर ऑफ पेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द एवरेज। तो इसको मैं डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। और अभी हमने यहां पर लिखा था कि SP डिवाइडेड बाय S, समेशन ऑफ SP, ठीक है, नॉट समेशन, जस्ट SP डिवाइडेड बाय S इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P। ठीक है, SP क्या है, स्टूडेंट ऑफ दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ P pens, okay, and that is divided by total number of students is the probability of getting the student with P number of pens। तो ये चीज तो हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। तो मुझे क्या मिला फाइनल, समेशन P इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी स्मॉल p दैट इज नंबर ऑफ पेन्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट नंबर ऑफ पेन्स। तो इस चीज को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस नंबर ऑफ पेन्स। तो ये पेन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया। डिस्क्रीट में याद रखना, ये समेशन आपने लगाया है ये डिस्क्रीट के लिए है, जब आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होंगे तब के लिए, डिस्क्रीट यानी कि काउंटेबल। ओके, तो ये हो गई आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जरूरी नहीं हमें हमेशा नंबर ऑफ पेन दिए हो, एक्स दिया हो सकता है। तो अगर एक्स दिया हो तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसी चीज को लिख देंगे। अगर x के लिए पोजीशन के लिए बात कर रहे हो और मान लो डिस्क्रीट है, तो आप लिख दोगे इसको समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, सारे नंबर्स ले लो, एंड देन x एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट x। ओके, तो ये इस तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला जाता है किसी भी इवेंट का, किसी भी चीज का जो आप बात कर रहे हो। और जरूरी नहीं है x दिया हो डायरेक्ट, मान लो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हो कोई फंक्शन ऑफ x की, ओके, तो ये तब भी ऐसे लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहां पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट x। ओके, तो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना, क्योंकि अब जब हम इसको कॉन्टिन्यूस में जनरलाइज करेंगे तो बस यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे और प्रोबेबिलिटी क्या होगी वहां पर वो मैं बताऊंगा।
तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका। अब बात करते हैं वेरिएंस की। ये सब कुछ हम डिस्क्रीट में कर रहे हैं अभी। अब बात करते हैं वेरिएंस की। मान लीजिए कि आपने जो डेटा निकाला और ग्राफ बना आपका, वो कुछ इस तरीके से बना और ये है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आप एक्स की बात कर रहे हो मान लो और डिस्क्रीट है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई। ओके, अब आप निकालना चाहते हो फैलाव कितना है, स्प्रेड कितना है। तो स्प्रेड निकालने के लिए मान लो जो आपकी पोजीशन जो आपने निकाली थी, तो एक पोजीशन आपको यहाँ मिली थी x1। ओके, तो यहाँ पर आप स्प्रेड निकालने के लिए यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से कितना दूर है x, आपकी जो पोजीशन जो आपने कैलकुलेट करी दूसरी। देखो ये आपने बहुत सारी पोजीशंस कैलकुलेट करी हैं। ओके, फिर उन सबका एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि एवरेज निकाला, जो कि यहाँ पर आया मान लो इस वैल्यू पे। ओके, तो आप हर वैल्यू को देख रहे हो कि कितना कितना दूर है आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। तो अगर आप x1 देख रहे हो कितना दूर है, तो आप कैसे निकालोगे, x1 माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, तो आपको यहाँ का फैलाव मिलेगा, है ना। अगर आप निकाल रहे हो x2 के लिए, मान लो ये x2 है, तो आप निकालोगे x2 माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यूज मिलेंगी, इसी तरीके से इधर की वैल्यूज भी मिलेंगी। पर आपको क्लियरली एक बात पता चल रही है कि जब आप इधर के माइनस करोगे तो एक अलग साइन है और यहाँ के लिए अलग साइन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की पोजीशंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से x माइनस कर रहे हो। देखो अगर आप यहाँ पर नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, ये मान लो 5 है, तो 7 माइनस 5 इज 2। पर यहाँ पर कहीं पर 2 भी तो होगा, एंड 2 माइनस 5 इज -3। तो कुछ वैल्यूज यहाँ पर आपको ऐसे में, कुछ वैल्यूज आपको प्लस में मिलेंगी, उतनी ही वैल्यूज आपको माइनस में भी मिलेंगी। और जब आप इन वैल्यूज का, इस डेल्टा x1 डेल्टा x2, इन वैल्यूज का जब आप एवरेज निकालोगे तो प्लस और माइनस सब कट जाएंगे। एवरेज निकालने के लिए सबको प्लस करते हो और डिवाइडेड बाय ये जितने भी होंगे टोटल, उनको डिवाइड कर दोगे, तो ये जितने भी प्लस में होंगे वो उतने ही माइनस में भी होंगे, जितने प्लस में उतने माइनस में, तो सब कट जाएंगे। तो यहाँ पर तो एवरेज आपका 0 आ जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, अब आपको यहाँ पर फैलाव निकालना था, पर निकालने के लिए जब आप करने लगे तो आपका जितना प्लस है उतना माइनस भी है और वो कट जाएंगे और आंसर आ गया 0। तो अब आप कैसे करोगे? और ये बात आप प्रूफ भी कर सकते हो, ये बात आप प्रूफ भी कर सकते हो। देखो अगर आप इस बात को प्रूव करना चाहो कि आपका डेल्टा x का जो एवरेज होगा वो 0 आएगा, ये अगर आप प्रूव करना चाहो तो देखो कैसे करोगे। किसी भी फंक्शन ऑफ x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे निकालते हैं, तो लिख लो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आप डेल्टा x का निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, समेशन x की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी एंड देन फंक्शन ऑफ x, जो भी फंक्शन है यहाँ पर डेल्टा x है तो डेल्टा x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट x। ओके, अब देखो समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, डेल्टा x क्या है, x माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, x माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ओके, ब्रैकेट खोल लो और समेशन भी अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x px माइनस समेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x px। पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x तो यही रहेगा। अगर आप x1 के लिए बात कर रहे हो तो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो यही है ओवरऑल। अगर आप x2 माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो यही है ना, वो थोड़ी चेंज हो रही है आपकी। आपने x1 x2 x3 ये सब आपके नंबर्स हैं, आप सब में सबको माइनस कर रहे हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से, बट एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो वही है ना, वो तो नहीं चेंज हो रही। तो उसको मैं समेशन से बाहर लिख सकता हूँ, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम समेशन से बाहर लिख लेंगे, देन समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को देख करके आप ये वाली चीज देखो जरा क्या है, सेम टू सेम, ये और ये दोनों सेम है, यानी कि x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बता रही है ये पूरी चीज, तो मैं इसकी जगह पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x लिख सकता हूं, देन माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, और ये क्या चीज है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। px का आपने x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टोटल सम कर दिया, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू 1 इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज 0। इसलिए आप इस तरीके से स्प्रेड नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ डेल्टा एक्स का एवरेज निकाल लो और वो आपका वेरिएंस बताएगा, ऐसा नहीं है, वो तो 0 हो जाएगा, जितना प्लस है उतना माइनस है। तो अब क्या करें, या तो मॉड कर लो, जितने भी प्लस हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, माइनस वालों को प्लस करो, बट ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए आगे कैलकुलेशन में। तो सबसे आसान तरीका है, हम डेल्टा एक्स लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, और जो नेगेटिव है उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव्स को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो वही हम करेंगे। तो मैं ये मिटा देता हूं,
हम क्या करेंगे, जो हमने डेल्टा एक्स निकाला, हर एक एक्स को माइनस किया एक्सपेक्टेशन वैल्यू से, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, कहीं का भी हो, पर जो डेल्टा एक्स आया वो इधर वालों के लिए पॉजिटिव है, इधर वालों के लिए नेगेटिव है, पर कुछ भी हो उसका स्क्वायर कर दो। अब तो सारे पॉजिटिव हो गए। अब पहला डेल्टा एक्स निकालो, उसका स्क्वायर करो, दूसरा निकालो, उसका स्क्वायर करो, तीसरा निकालो, उसका स्क्वायर करो, हर एक वैल्यू के लिए करो और फिर सबका एवरेज निकालो। अब तो कोई माइनस नहीं है, तो अब कुछ वैल्यू आएगी, है ना। अब यानी कि अगर आप डेल्टा एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो, डेल्टा एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो, तो अब जीरो नहीं आएगा क्योंकि अब कुछ माइनस ही नहीं है। तो इस चीज को हम बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। ओके, ये कैपिटल सिग्मा होता है, स्मॉल सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर। और ये जो सिग्मा स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस, पता है सेम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए वेरिएंस अलग अलग हो सकता है, और वेरिएंस बताता है कि आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा एक्यूरेट है। ओके, खैर, तो ये हो गया आपका वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालते हैं। चलो, जिस तरीके से अभी हमने प्रूव करा कि डेल्टा एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होता है, अब डेल्टा एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं कितना होता है, देखते हैं कितना होता है। चलिए, डेल्टा एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं। किसी भी चीज का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये रहा, समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, देन फंक्शन ऑफ x जो कि ये है डेल्टा एक्स स्क्वायर, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट x। ओके, तो मैं ये मिटा देता हूँ अब। आई होप इसका ये आपको, चलो अभी रहने देते हैं, सब जरूरत पड़ेगी तो मिटा देंगे। इज इक्वल टू समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, डेल्टा x कितना है, x माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, पर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ओके, अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये आएगा समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, मैं खाली p लिख देता हूँ ना, मैं ऐसा p क्यों बना रहा हूँ, कोई p थोड़ी है यहाँ पर, तो मैं सिंपल p लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस अगेन एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज कांस्टेंट, तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा, समेशन से बाहर आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर तो समेशन से बाहर आ गया, और फिर समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, क्या बचा अंदर, px, उसके बाद माइनस 2 और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, ये दो चीजें समेशन से बाहर आ जाएंगी, 2 एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x समेशन से बाहर आ गया। समेशन के अंदर क्या बचा, x एंड देन px, समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ऑफ x एंड px, अगेन मैं ये px। ओके, अब देखो ये चीज बिल्कुल इससे मैच कर रही है, पर यहां पर जो मेरा फंक्शन ऑफ x है, यहां पर क्या है, वो x स्क्वायर, तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसका हुआ, x स्क्वायर का, तो ये चीज तो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू x स्क्वायर की। ओके, देन प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी, समेशन कर रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का, टोटल कर रहे हो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1, तो ये तो 1 हो गया, नहीं लिख रहा मैं, माइनस 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, और ये चीज क्या है, ये चीज है बिल्कुल ये चीज है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x और यहां भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, तो ये क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर। ओके, अच्छा देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, ये एक सेब माइनस 2 सेब, तो 2 से एक सेब में से 2 सेब गया तो एक सेब बचा बट माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका, यहां लिख देता हूं, ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, और ये सब चीजें हम सॉल्व क्या कर रहे थे, डेल्टा एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और इसे ही तो मैंने वेरिएंस बोला था, सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे पास ये, तो बाकी सब अब लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, और ये आपको ग्रिफिथ में मिल भी जाएगा एज इट इज सॉल्व्ड है। तो आपको फाइनली क्या मिला,
आपको ये वैल्यू मिली किसकी, सिग्मा स्क्वायर की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेरिएंस, फैलाव। और अगर आप सिर्फ एक के लिए बात करते हो, ये स्क्वायर हटा दोगे तो सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये चीजें आपको बहुत ही आप इसको रिलेट कर सकते हो 11th क्लास के एरर वाले चैप्टर से, जहां पर आप एब्सोल्यूट मीन एरर और ये सब चीजें, रिलेटिव एरर वगैरह निकालते थे। खैर रिलेटिव तो नहीं है यहाँ पर, बट एब्सोल्यूट वगैरह से रिलेट करके मतलब समझ सकते हो। बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसको देख करके एक बात और क्लियर होती है, रूट के अंदर माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब पक्का ये बड़ा है और ये छोटा है। पर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हमेशा ही ये बड़ा हो सकता है कोई डेविएशन ही ना है, एक ही वैल्यू है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, बट मान लीजिए ऐसा हो तो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है, ऑल्दो नहीं है पॉसिबिलिटी, बट इट्स कंफ्यूजिंग। वो आगे आपको समझ में आएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद। बट फिर भी हम क्या बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है या बराबर होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स के स्क्वायर के। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में ये भी आ सकता है कि रूट के अंदर माइनस तो होता है, -1 दैट इज आयोटा, बट तभी तो वो इमेजिनरी है। ओके, तो ये हो गया आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया होगा। पर ये हमने बात करी थी डिस्क्रीट के लिए, जहां पर आपको स्पेसिफिकली पता है कि ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है, इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इन बिटवीन पॉसिबल ही नहीं है कोई वैल्यू। आप नंबर ऑफ पेन की बात कर रहे हो तो 2 बच्चों के पास 3 पेन है, किसी के पास 4 पेन है, पर किसी के पास 3.5 पेन तो नहीं हो सकते ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डिस्क्रीट के लिए थी सारी बातें। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जरूरी है उसकी, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। अब की बार हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस हैं, तो अब कॉन्टिन्यूअस के लिए बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब मान लीजिए कि आपके पास कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं और आप कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हो। तो जैसे आप रेस लगा रहे हो और कुछ बच्चे रेस लगा रहे हैं और आप उन सबकी वो किस टाइम पर रेस खत्म कर रहे हैं ये आप देख रहे हो। तो कोई बच्चा आया 5 सेकंड पे खत्म कर ली किसी ने रेस, किसी ने 2 सेकंड पे रेस खत्म कर ली, किसी ने 3 सेकंड पे रेस खत्म कर ली। पर क्या 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। कोई 2.1 पे भी तो खत्म कर सकता है, कोई 2.09 पे भी खत्म कर सकता है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर है अंदर बीच में, ये होता है कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर अगर आपसे कोई बोले, जैसे मान लो कि आपसे कोई बोलता है कि आप रोड पे जाओ और आप किसी रैंडमली किसी एक इंसान को उठाओ और बताओ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी जो एज है वो 28 साल 6 महीने 14 दिन होगी। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं है, एकदम 0। पर अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी एज 28 से 30 साल के बीच में है, तो यहां आप वैल्यू दे सकते हो, यहां आप एक नंबर दे सकते हो, क्योंकि यहां पर एक रेंज दे रखी है आपको। तो कॉन्टिन्यूअस में किसी एक अकेली लोकेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। ये बात याद रखना, एक स्पेसिफिक पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है कॉन्टिन्यूअस में। आप हमेशा रेंज की बात करते हो, और पता है मैं इस बात को बताऊंगा भी अभी कि क्यों होती है 0। आप इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हो। एक सेकेंड, ओके। अब देखो, जैसे मान लो कि आप बात कर रहे हो, आप पोजीशन की बात कर रहे हो, आपके पास एक सिस्टम दे रखा है जिसके अंदर पार्टिकल की एक पोजीशन है। तो आपने क्या करा कि उस पोजीशन के हिसाब से उसका आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व निकाला वगैरह वगैरह। मैं उस पर भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है बताऊंगा, बट अभी के लिए मान लो कि आपको पता है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व है और रो एक्स से इसको दिखाते हैं। अब आप बात कर रहे हो कि इस पॉइंट पर बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल मिलेगा। तो एक अकेले सिंगल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं मिलेगी आपको। तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस में हमेशा एक रेंज के लिए निकाली जाती है। यहां पर अगर आपसे कोई बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसी एक इवेंट की किसी एक स्पेसिफिक एक्स लोकेशन पे, तो आंसर है 0। ओके, बट अगर यहां पर आपसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसी एक इवेंट की इन द इंटरवल x to x plus dx,
अब आपको इंटरवल दे दिया, अब आपसे बोला है x और x प्लस डी एक्स, यानी कि मान लीजिए छोटा सा इंटरवल आपको दे दिया है। तो इस इंटरवल के बीच में, आई एम सो सॉरी अबाउट द साउंड ऑफ द सायरन, आपको ये छोटा सा इंटरवल दे दिया और आपसे बोला है इस इंटरवल के अंदर की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। ये विड्थ कितनी है dx, और इसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की x से x प्लस dx के अंदर, इवेंट का मतलब है पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो x से x प्लस dx के अंदर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो दी जाएगी इंटीग्रेशन, ओके, रो एक्स dx, और ये जो रो एक्स होता है इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आपने जब मैंने नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन करा रहा था तो मैंने आपको लिखवाया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल के मिलने की, टोटल प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में आप क्या लिखते थे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऑफ साई x, t स्क्वायर dx हमेशा 1 होता है। ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन की ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की के लिए ये कंडीशन थी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ये। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है वो आपको इज इक्वल टू के बाद ही मिलेगी। ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ओके। ये इस कर्व को बता रही है इस ग्राफ में, और आप इसमें प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं, आप सोचो ना आप कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर होगा। अब क्योंकि मेरा वेव फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया ए से बी के अंदर, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये 1 होगी, फ्रॉम ए टू बी ये प्रोबेबिलिटी 1 होगी क्योंकि पार्टिकल इसके अंदर ही तो होगा। एक्चुअली ये एरिया अंडर कर्व यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। आप किसी भी पॉइंट को ले लो, आप ये x1 से x2 के बीच में बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको पता चले कि x1 से x2 के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के होने की, तो आप इसी चीज को इंटीग्रेशन कर दो x1 से x2 तक, तो आपको कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी, मान लो के, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल के x1 से x2 के बीच में होने की। तो याद रखना कॉन्टिन्यूअस में एक अकेले पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। आप रैंडमली नहीं आप एकदम एक स्पेसिफिक पॉइंट को पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर बहुत सारे लोग, मान लो 100 लोग रेस कर रहे हैं और कोई 5 सेकंड पे आ रहा है, कोई 5.01 पे आ रहा है, कोई 5.03 पे आ रहा है, आप बोलो कि स्पेसिफिकली बताओ कि 5.02 पे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो मान लो आपकी घड़ी के हिसाब से आपने 5.02 निकाल लिया, पर वो किसी और की घड़ी के हिसाब से वो 5.021 था, मोर एक्यूरेट। तो आप यहाँ पर हमेशा रेंज की बात करते हो कॉन्टिन्यूअस में, तो आप रेंज की बात करते हो इन कॉन्टिन्यूअस, और वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने का, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हो वो आप रेंज में करते हो, x to x प्लस dx, या आप a to b के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हो, कोई भी पॉइंट ले लो a to b, और यहाँ पर ये जो रो x आता है दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये चीज इस केस में ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके। तो ये हो गई हमारी। अब इस चीज ये पूरी की पूरी चीज जो है ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ओके। चाहे आप a to b लिख लो या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिख लो, वट जैसे भी आप दिखा रहे हो, दोनों के सेंसेस याद रखना कि इसका मतलब क्या है, ओके। अब यहां पर अब हम जरा डिस्क्रीट में एक बारी रिवीजन कर लेते हैं। डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी फंक्शन ऑफ x की क्या थी, समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ओके, देन x फंक्शन ऑफ x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट x। अब की बार प्रोबेबिलिटी क्या है, इंटीग्रेशन रो एक्स डी एक्स, रो एक्स इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहां पर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूज करेंगे हर जगह, वो ये यूज नहीं करेंगे, समझने के लिए था। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, अगेन समेशन की जगह यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, जहां से जहां तक कि आप निकाल रहे हो, मान लो a से b के लिए निकाल रहे हो या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए निकाल रहे हो, देन fx जो भी x है वो x लिख दो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x, पर अब की बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, इंटीग्रेशन तो लगा हुआ है, रो x dx, ओके। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली जाती है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, या कोई भी फंक्शन ऑफ x लिख दो आप, कोई भी x स्क्वायर, डेल्टा x, व्हाटएवर, ओके। तो अगर मैं x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहा हूं तो इंटीग्रेशन a टू b x स्क्वायर देन रो x dx। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली जाती है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। हाँ, एक बात याद रखना, जो आपका वेरिएंस है वो आप यहां पर सॉल्व कर लो। वेरिएंस अगेन सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे,
आप सॉल्व करने के लिए वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, बट हियर वी आर कंसिडरिंग कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, सो वी विल राइट इट एज a to b or minus infinity to plus infinity, whatever, and delta x is x minus expectation value of x and then rho x dx. Integration rho x dx is the probability and this is the function. तो ये चीज़ जब आप सॉल्व करोगे तो सेम बिल्कुल पिछले वाले की ही तरह आएगा, तो वेरिएंस भी वही है जो वहाँ था एंड कॉन्सेप्ट ये है, और अगेन रूट लगा देना तो सिर्फ सिग्मा जो होगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो ये थी हमारी सारी की सारी आज की क्लास एक्सपेक्टेशन वैल्यू और वेरिएंस समझने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन की, और उसकी अगली क्लास में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ ताकि मैं आगे की क्लासों में उन क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे हम, बट मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, यह एक काम करते हैं, क्लास लंबी हो गई, हम एक काम करते हैं, मैं इस क्लास को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ एक क्वेश्चन दे करके, और अगली क्लास में मैं आपको 5 न्यूमेरिकल्स करा देता हूं, पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू के, फिर हम डिराक डेल्टा फंक्शन कर लेंगे एंड देन ऑपरेटर्स। ओके, तो क्वेश्चन आप ये लिख लो कि मान लीजिए आपको साई जो है कोई सिस्टम है आपके पास, उस सिस्टम के अंदर जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का वो आपको दे रखा है x, t, उसकी वैल्यू दे रखी है, या लिखो मत x, t, मान लो t पर नहीं डिपेंड कर रहा, और वो है आपका वेव फंक्शन a स्मॉल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आपको दे रखा है, कॉन्टिन्यूस है। और अब आपको कोई बोलेगा नहीं कि कॉन्टिन्यूस, आपको खुद पता होना चाहिए कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में जब पार्टिकल के पोजीशन की बात कर रहे हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस सेट है, तो आपको कॉन्टिन्यूस के तरीके से करना है। और यहाँ पर आपको a निकालना है पहली चीज़, ऑल्दो शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है लास्ट क्लास में, बट फिर भी आप a निकालना। a निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना, उसकी मल्टीप्लाई साई से करना, इसी को हम बोलते हैं साई स्क्वायर, ठीक है। और इस साई स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर देना माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डॉट डी एक्स, और इसको 1 के बराबर रखना, तो फिर आप a की वैल्यू निकाल पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है x की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर की। ओके, और वैसे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप देख के भी बता सकते हो, और कैसे बताते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बस हाँ, हिंट दे देता हूँ, इवन इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल कुछ सोचना इस बारे में, और मैथमेटिकल फिजिक्स में मैं आपको समझाऊंगा ये बात, तो देख के आप बता पाओगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आई होगी तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, और अगर कहीं पर कुछ कमियां हो या कोई इम्प्रूवमेंट की बात हो तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताना। और अगली क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स एंड और उसकी अगली क्लास में डिराक डेल्टा फंक्शन एंड देन ऑपरेटर्स।